हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को। ठीक है, तो इस पे बेसिकली हम लोग को क्या करना है, जो गॉस थ्योरम लोग ने पहले पढ़ी थी या फिर गॉसेस लॉ जो पढ़ा था हम लोग ने, उसको अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है सिमेट्रिकल बॉडीज के अराउंड। सिमेट्रिकल बॉडीज जैसे कि एक वायर है या फिर एक शीट है और एक स्फेयर है, तो इन सब की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिस्टेंस पे, जैसे कि आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है कि क्या होगी। और क्योंकि ये जो हम लोग के बॉडीज हैं वो सिमेट्रिकल हैं, तो इस पे हम लोग सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को अप्लाई करेंगे और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे। तो वो सब कैसे करना है उसको आइए एक एक करके देखते हैं। और आज जो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मैंने बोला इनफाइनाइटली लॉन्ग और इनफाइनाइटली बिग प्लेन शीट, तो यहां पर इनफाइनाइटली शब्द का क्या मतलब है, क्यों उसको यूज किया गया है, तो ये सब भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी जब हमें कोई सामने एक कोई सेंटेंस लिखा होता है, उस सेंटेंस पे अगर हमें एक एक वर्ड की मीनिंग पता है तो हम क्लियरली उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं आसानी से। वरना तो फिर सेंस तो निकाल ही लेंगे कि कुछ तो होगा, बट जब एक एक टर्म्स की हमें मीनिंग पता हो जाती है तो उसे समझना और डेरिवेशन वगैरह करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब इस पे देख रहे हैं, इसकी हेडिंग इतनी लंबी लिखने की क्या जरूरत थी? जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहां पर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का अपना एक सिग्निफिकेंस है और यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। क्लियर? इन दोनों की वजह से ही जो भी हम लोग आगे डेरिवेशन कर रहे हैं वो सिंपल हो जाएगा। वरना अगर ये चीज मेंशन ना हो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अगर ये चीज मेंशन ना हो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये स्ट्रेट वायर, तो जो भी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, फिर हमें अलग अपनी अप्रोच लगानी होगी। क्लियर? और यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि इस पे हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे ये लेमडा है तो इस लेमडा एक्चुअली क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग ने पढ़ा था, जहां पर कि हम लोग के कुछ ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो कि कंटिन्यूअस नेचर के होते हैं। जब तो अगर वो लाइन में एक किसी वायर में या किसी रॉड पे इस तरीके से चार्जेस हैं तो वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी गई थी। और अगर किसी शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो वहां पर सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को बताया गया था। और अगर किसी वॉल्यूम पे हम लोग बात करें तो उस वॉल्यूम पर भी जो हम लोग के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूअस है तो वहां पर जो चार्ज डेंसिटी थी उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कहते थे, यानी कि इसको Q बाई V, इसको Q बाई S या A भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लेमडा हो जाएगा Q बाई L यानी कि लेंथ। क्लियर? तो यहां पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग से अब क्या होगा कि जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, यानी कि अब अगर हम लोग एक चूज करें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, स्ट्रेट इस तरीके से ये स्ट्रेट वायर हो गई। अब इस स्ट्रेट वायर के आगे हमें पता है कि क्या इसको क्या कैसा मेंशन किया गया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी कि इधर का एंड हमें नहीं पता और इधर का एंड भी हमें नहीं पता। जब इस तरीके से इस इधर का एंड और इधर का एंड नहीं पता है, उस केस में हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी। देखिए, पिछले लेक्चर पे हम लोग ने पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस को हमें बहुत सही तरीके से बनाना होता है, वरना अगर गॉसियन सरफेस गलत बनाई तो फिर हम लोग जो भी आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसी चीज को हमने यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक
स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट, मान लीजिए कि उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज बना दिया ये। अब इसको पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद इसमें हर जगह, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसलिए यहां पर, और साथ में कंटिन्यूअस नेचर की है, ठीक है। कंटिन्यूअस नेचर कैसे पता चल रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वजह से, और ये इनफाइनाइटली, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाई गई। लीनियर चार्ज डेंसिटी होने की वजह से हम लोग ने एक फाइनाइट साइज का एक सिलेंडर कंसीडर किया, ये वायर के राउंड, ठीक है, ये वाला, ये ऐसा एक सिलेंडर कंसीडर किया, और इधर भी हम लोग ने एक ऐसा सिलेंडर कंसीडर किया, और ये इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। ये सिलेंडर मतलब हम लोग का बन गया। अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है, ये फाइनाइट है, और क्यों हम कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जब उस केस में जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है अभी समझ पे आपको आ जाएगा। और यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी होने की वजह से हम लोग ने इसका एक फाइनाइट साइज ले लिया L, ठीक है। कैसे, हम लोग ने कंटिन्यूअस चार्ज होने की वजह से यहां पर गॉसियन सरफेस को यहीं पर क्लोज कर दिया, वरना अगर ये फाइनाइट चार्ज, यहां पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो होती है वो फाइनाइट होती, तो जो गॉसियन सरफेस होती है, लेट अस सपोज सिर्फ इतना लंबा ही रॉड होता, अगर सिर्फ इतना लंबा ही रॉड होता, तो गॉसियन सरफेस हमें यहां से कहीं से बनानी होती, इस जगह से, ताकि ये जो ये क्या कहते हैं रॉड है वो कंप्लीटली इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए, इस पे जितने भी चार्ज मौजूद हैं वो सबके सब अंदर आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट और लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, इस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इस पे गॉसियन सरफेस जो बनाई गई वो सिलिंड्रिकल बनाई गई इसके चारों तरफ, ठीक है, समझ पे आ गई बात। अब क्योंकि ये वायर है, एक सिलेंडर जैसा ये रूप अपना रखती है, इस वजह से इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी गई। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है इसके चारों तरफ, ठीक है, ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसमें 3 सरफेस होंगी हमारी। कौन कौन सी, एक तो ये नीचे वाली, एक तो ये नीचे वाली सर्कल जैसा जो दिख रहा है, ये ऊपर सर्कल जो दिखाई दे रहा है, और एक कर्व्ड सरफेस, क्लियर। तो इसमें क्योंकि 3 सरफेस हैं, तो 3 एरिया वेक्टर होंगे। एक एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको कि ऐसे बना दिया, एक एरिया वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, जिसको कि ऐसा बना दिया, और एक एरिया वेक्टर इसके इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो बना हुआ है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। तो अगर ये मैं मान रहा हूं कि ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर ये पड़ी हुई है वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसे है, और इसके चारों तरफ ये गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में ऐसे 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 नॉर्मल मौजूद होगी, जिसको कि हम एरिया वेक्टर कहेंगे। हर डायरेक्शन पे ये मौजूद होगा ऐसा, ठीक है, इसको कैसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। हर डायरेक्शन में ऐसे जो ये है ना, ये वाला ये मौजूद है, ठीक। तो अब हमारे पास 3 सरफेसेस हैं इस गॉसियन सरफेस में, इस क्लोज्ड सरफेस में हमारे 3 सरफेस हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक इधर वाला कर्व्ड वाला। तो नीचे वाले का एरिया वेक्टर ये हो गया, और ऊपर वाले का एरिया वेक्टर इधर हो गया। फिर जो यहां पर ये कर्व्ड सरफेस में एरिया वेक्टर है, ये हर डायरेक्शन में अपने जिस डायरेक्शन में चलेंगे इस रेडियस में, वो अपनी अलग अलग डायरेक्शन पे ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस मौजूद होगा हमेशा। आप अभी इधर देख रहे हैं तो इधर होगा, फिर इधर देखेंगे तो इधर होगा, उधर देखेंगे तो उधर 90 डिग्रीज पे होगा, ठीक है। इधर देखेंगे तो होगा इधर, इस तरफ से, इस पॉइंट से इधर बाहर तरफ देखेंगे तो 90 डिग्रीज पे होगा, इधर से इधर बाहर देखेंगे तो 90 डिग्री में होगा, ठीक है। तो ये हर तरफ कैसा होगा, 90 डिग्री, जो ये एरिया वेक्टर है 90 डिग्री टू द कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है। ये बात क्लियर यहां तक। अब चलिए चलते हैं कि ये गॉस लॉ का यूज करके किस तरीके से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है।
तो इसका मैं छोटा सा एक सिंपल सा पहले एक चीज करके दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ पे आ जाएगा कि आखिर हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे डेरिवेशन करना है और किस तरीके के सॉल्व करने, मतलब ये डेरिवेशन कैसे करना है। तो इसके लिए देखिए, आप समझिए, अगर हमें गॉसेस लॉ से पता है कि जो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ गॉसियन सरफेस होता है वो होता है Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर? ये होता है, यानी कि अगर एक रॉड है हमारे पास और इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है और उसके चारों तरफ एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल प्रॉपर गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ कर दी जाए तो क्या होगा यहां पर। अब देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट पर पता करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है, इस डिस्टेंस r पर पता करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इस गॉसियन सरफेस को अब मैं ऐसी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जो कि इस r से पास होते हुए जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट P है इसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं है। हमें इस P पॉइंट पर, जो कि r डिस्टेंस पर है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे, इस वायर के रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पर मौजूद है, इस r डिस्टेंस पर ये P पॉइंट, तो उस पॉइंट से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस, और वो भी कैसी, सिमेट्रिकल टू द वायर, यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या सिमिलर टू द वायर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या है कि अब क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में इस तरफ इस रॉड की वजह से हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। कितनी है? E है। तो अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो चारों तरफ इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी, और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? सेम होगी। इधर जाओ, कहीं पर भी जाओ, सेम होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि यहां पर जो वायर लिया है वो इनफाइनाइट लेंथ का लिया है, और इनफाइनाइट लेंथ का जब वायर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो नॉर्मल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ये वर्टिकल कंपोनेंट कह लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं इनफाइनाइट वायर के केस में, इनफाइनाइट लेंथ की वायर के केस में। तो जब ये क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो बचे सिर्फ हॉरिजेंटल। और हॉरिजेंटल में हम लोग देखो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिर्फ r डिस्टेंस तक की ही बात कर रहे हैं। r डिस्टेंस इधर, r डिस्टेंस इधर, और r डिस्टेंस इधर, ठीक है, हम लोग r डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। तो ये जब हम लोग r डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पर, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी क्या होगी? सेम होगी। तो यहां पर हमने वही कंसीडर कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब सेम है r डिस्टेंस पर, ठीक है। बस अब लगाना है हम लोग को ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या निकल कर आता है? फ्लक्स, ठीक है। ये हम लोग को फ्लक्स की डिफिनीशन से पता है, ये हम लोग को फ्लक्स की डिफिनीशन से पता है कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और ये हमें पता है गॉसेस लॉ से, ये पता है गॉसेस लॉ से, क्लियर। ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं। एक, हमें गॉसेस लॉ से ये पता है कि टोटल फ्लक्स जो होगा कमिंग आउट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस वो होगा चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। और हमें फ्लक्स की डेफिनेशन से पता है कि अगर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हुई और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो अगर A हुआ, तो ई ए कॉस थीटा वो होगा टोटल फ्लक्स, क्योंकि हर जगह पर E जो है वो हम लोग की कैसी है? सेम है। तो टोटल एरिया हम लोग ने यहां पर ले लिया, तो टोटल फ्लक्स के ये बराबर हो गया। अब इस टोटल फ्लक्स और इस टोटल फ्लक्स को हम लोग कर देते हैं बराबर, तो ये हो जाता है ई ए कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है, यहां पर देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर थी? नॉर्मल टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इधर की बात करें तो इधर भी ये जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है। यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्रीज, ठीक है। कितना है? 0 डिग्रीज। तो जब 0 डिग्रीज है इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी
वो निकल कर आएगी 1, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि EA जो फाई टोटल है वो हो जाएगा EA, इधर वाला प्लस ऊपर वाली सरफेस का भी तो लेंगे और नीचे वाली सरफेस का, तो फाई टोटल जो होगा हम लोग का, इसको यहां पर फाई कर्व्ड लिख देते हैं, और फाई टोटल पे एक फाई का, इसको यहां पर अगर फाई टोटल लिखे तो ये हो जाएगा फाई कर्व्ड प्लस फाई टॉप प्लस फाई बॉटम। ठीक है, तो फाई कर्व्ड से आ गया EA, फाई टॉप से देखो अब क्या होगा, यहां पर जो एरिया वेक्टर है वो है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, यानी कि इनमें जो बना एंगल वो कितना बना 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हम लोग की 0। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हुई, तो यहां पर जैसे ही पुट करेंगे EA cos थीटा में तो वो हो जाएगा 0, और उसके बाद फिर नीचे वाले के लिए भी एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल फिर 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया, यानी कि जो फाई टोटल हुआ वो हो गया EA के बराबर। अब इस फाई टोटल को इस फाई टोटल के साथ बराबर कर देंगे, ये गॉसेस लॉ और ये फ्लक्स की डेफिनेशन, तो EA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A। यहां तक हमारी बात पहुंच गई, हम यहां तक जो चीजें हैं करने पे सफल रहे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर अब ध्यान दीजिए, हमें E फाइंड करना है, तो हमें गिवन क्या था, गिवन थी ये कि ये जो वायर है वो उसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई थी, उस पर जो चार्ज डेंसिटी थी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, और वो कितना था लेमडा, कितना था लेमडा। तो यहां पर E इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A दिया हुआ है। अब देखो हमें चार्ज इनक्लोज्ड नहीं पता, हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, यही होती है। और साथ में दिया था कि ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये जो गॉसियन सरफेस की हम लोग हाइट मान रहे हैं वो कितनी मान रहे हैं, L मान रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ये गॉसियन सरफेस का एरिया है वो यहां पर पुट करेंगे, तो जैसे ही इसको पुट करेंगे, ठीक है, इस जगह पर जैसे ही इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, E इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना होगा इस कर्व्ड सरफेस का, तो देखिए एरिया यहां पर हो जाएगा 2 पाई r इंटू H। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी 2 पाई r H हम लोग का, हाँ बिल्कुल ठीक है 2 पाई r H, हाँ 2 पाई r H सही है। तो यहां पर 2 पाई r H क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। ठीक है, 2 पाई r क्या हो गया, सरकमफ्रेंस, और H से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया कर्व्ड सरफेस का एरिया। ठीक है, 2 पाई r इंटू H को हम लोग L भी ले सकते हैं, 2 पाई r हो गया सर्कल का, ये जो नीचे वाला सर्कल था उसका सरकमफ्रेंस, और L हो गई इसकी लेंथ, तो एक ही जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 2 पाई r L, और हम जानते हैं कि लेमडा होता है Q बाई L, यानी कि चार्ज, और चार्ज एनक्लोज्ड इसकी बात हो रही है, इसके अंदर जो चार्ज है उस चार्ज को जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे L से, तो ये दे देगा हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, और नीचे 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से, जिस वायर पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लेमडा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस वायर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे r डिस्टेंस पे। ठीक है, बात समझ पाई। तो प्रोसीजर क्या होता है हम लोग का, प्रोसीजर ये है कि कभी भी जब भी हम लोग को इस तरीके से सिमेट्रिकल बॉडीज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मान लीजिए
इस P पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक सुटेबल गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हुए वो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर पे मेंशन किए थे। तो इस गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने के बाद हम लोग दो चीजें करेंगे, एक तो फाई टोटल निकालेंगे गॉसेस लॉ लगा के, और हम लोग ने ये निकाल लिया। उसके बाद फिर हम लोग जो फ्लक्स की डेफिनेशन थी प्रॉपर, उसकी हेल्प लेंगे, और यहां पर मान लेंगे कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो हो गई E। ठीक है, वो क्या होगी, कैपिटल E, और इस E का मल्टीप्लाई करा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सॉरी इस E का मल्टीप्लाई करा देंगे A के साथ, एरिया के साथ, जो भी एरिया गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल हम लोग देखेंगे, वो हो जाएगा थीटा। तो यहां से ये हो गया फाई। अब हमें देखना होता है इस पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखो फाई टोटल होता है गॉसेस लॉ पे, तो यहां पर भी हमें फाई टोटल ही निकालना है। और जब ये गॉसियन सरफेस है तो इस पे हमारे पास तीन सरफेस है, एक तो कर्व्ड, एक टॉप वाली और एक बॉटम वाली। टॉप सर्कुलर है और बॉटम भी सर्कुलर है, तो फाई कर्व्ड प्लस फाई टॉप प्लस फाई बॉटम, इन सब को हमें ऐड करना होगा, तब जाकर बनेगा फाई टोटल। ठीक है, जब यहां पर फाई टोटल हमें निकालना है तो इस तरीके से रख दिया, और फिर देखा फाई कर्व्ड के लिए। फाई कर्व्ड के लिए ई ए कॉस थीटा, यहां पर ई तो देखो ये हो गई, और एरिया हो गया इसका कर्व्ड सरफेस, और जो थीटा है ई और ए के बीच में वो है 0, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1। तो हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी वो हम लोग कंसीडर करके फिर ए से मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड कर लेंगे। तो इसको अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से करना है, तो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग, E इंटू 2πRL। ठीक है, इस जगह पर मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी यूनिफॉर्म चार्ज्ड रॉड के अराउंड, या लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है हम लोग की इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके अराउंड अगर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग, जो गॉसेस लॉ से टोटल फ्लक्स निकल कर आएगा उसको बराबर कर देंगे टोटल फ्लक्स इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की वजह से, जो कि हम लोग की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो इसको गॉसेस लॉ से निकालेंगे, और इसको हम लोग निकालेंगे जो डेफिनेशन होती है हम लोग की फ्लक्स की, या फिर इसको आप इधर लिख सकते हैं कि इधर फ्लक्स से निकालेंगे और इसको गॉसेस लॉ से। ठीक है, क्यों कर रहा हूं ऐसा, बस इसको देखने में सही लगे। तो यहां जब फाई टोटल लिखेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करके इंडिविजुअली एरिया के, तो यहां पर ये बन जाएगा, देखो क्योंकि कर्व्ड है, ऊपर टॉप नीचे बॉटम, तो फाई कर्व्ड फिर फाई टॉप प्लस फाई बॉटम इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कैसा, क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, ये हम लोग का बन जाता है। अब क्योंकि यहां पर जैसे अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है टॉप सरफेस के लिए वो इधर है, और जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूशन जो टॉप वाली सरफेस का है वो 0 हो गया। सिमिलरली यहां पर बॉटम के लिए भी यहां पर 90 डिग्री है, तो ये 0 हो गया। बचा कितना कि पूरा का पूरा जो अब टोटल फ्लक्स है वो कर्व्ड सरफेस के बराबर हो गया, और ये हो गया क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू एनक्लोज्ड कैसे निकल कर आएगा, क्यू एनक्लोज्ड यहां पर देखिए सिंपली हम लोग का जो होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर इसकी लैम्डा है, और हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो होता है क्यू बाई एल। ठीक है, तो इसको हम लोग लैम्डा एल ऐसे लिख सकते हैं क्यू। तो इस क्यू को यहां पर जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, अब देखो कर्व्ड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस और एरिया होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, 2πr इनटू हाइट या एल, जो भी लेंथ है। ठीक है, तो जब इसको ऐसे कर दिया तो ये बन गया E इंटू 2πRL, ये बन गया ये वाला पार्ट फाई कर्व्ड। ठीक है, फिर उसके बाद इस फाई कर्व्ड को बराबर रख दिया हम लोग ने गॉसेस लॉ वाले टोटल फ्लक्स के, लैम्डा एल
फिर यहां से L से L कैंसिल हो गया और E निकल कर आ गया, E इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसका। क्लियर? वो जो प्रोसेस है हमें वही प्रोसेस याद रखनी है। फाई टोटल को बराबर करना है फाई टोटल के, और ये टोटल है गॉसेस लॉ की वजह से, और ये है जो सिंपली फ्लक्स हम लोग निकालते हैं इंडिविजुअल हम लोग की जो सरफेस होती है उनको देख देख कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहें, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई है, तो वो हो जाएगी इतनी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन पे है। तो हम लोग ने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को ही, जो यूनिट वेक्टर था उसको यूज कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहां पर ये यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? यहां पर ठीक। अब इस पे अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंप्लीटली डिवाइड कर रही है वो डिपेंड कर रही है R पर, वो भी इनवर्सली, यानी कि जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे घटती जाएगी, अगर इसके अंदर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मौजूद है वो कांस्टेंट बनी रहे। ठीक है, क्योंकि 2 पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो कंप्लीटली ये जो E है वो डिपेंड कर रही है R पे। ठीक, अब यहां पर अगर ये जो लेमडा है वो पॉजिटिव हुआ, लेमडा अगर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, और अगर लेमडा नेगेटिव हुआ तो जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, यानी कि जस्ट अपोजिट यहां पर एरो बना दिया जाएगा इस तरह, इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग की किससे रिलेटेड थी? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। इतनी चीजें दी हैं तब जाके हम लोग इतनी आसानी से इसका डेरिवेशन कर पा रहे हैं, वरना अगर ये सब चीजें मौजूद नहीं होती, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हम लोग इतनी आसानी से इसका डेरिवेशन नहीं कर पाते। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, एक तरफ गॉसेस लॉ की वजह से टोटल फ्लक्स लिखा, एक तरफ इंडिविजुअल सरफेस की वजह से सम करके लिखा, दोनों को सॉल्व करते गए और हमारा आंसर निकलकर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी होगी। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब हम लोग चलते हैं एक इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं कि अगर हम लोग के पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप कंसीडर करिए एक शीट जिसपे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, यही होगा ना सिग्मा। ठीक है, तो फॉर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट विद यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ठीक है, मतलब सिंपली सी ये है कि अगर एक शीट है ऐसी, ठीक है, ऐसी शीट है पूरी, तो ये शीट क्या कर रही है, ये शीट में चार्ज है, इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है। अब क्योंकि ये जो हम लोग की शीट है वो बहुत ही कैसी है, पतली है और बहुत बड़ी है, साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, यानी कि इसके जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा है। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इस डायरेक्शन पे होगी इधर, और इस डायरेक्शन में होगी इधर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाएं तो वो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाकर ऐसे ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ऐसी ही मौजूद है सिर्फ। ठीक है, इधर इधर और इधर ऐसे। क्लियर? तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है नॉर्मल ऑफ द प्लेन के। प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, इस तरफ और उस तरफ, तो इन दोनों के नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये y और z कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ डिपेंड करेगी x पे। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है और हमें फाइंड करना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा एक गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस इसके लिए कैसी ड्रॉ होगी वो देख लेते हैं। तो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के केस में दो तरीके की गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, दो तरीके की गॉसियन सरफेस कैसी कैसी,
एक तो ऐसा क्यूबॉइडल शेप की या पैरेलल पाइप्ड कहते हैं इसको, और दूसरा इस पिल बॉक्स की तरह। ठीक है, पिल बॉक्स यानी कि एक छोटा सा ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस जो यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, यानी कि ये एक प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट पर एक गॉसियन सरफेस छोटी सी ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इसको करें चाहे इसको करें, रिजल्ट्स हमारे सेम आएंगे। कैसे आएंगे वो दोनों करके अभी देखेंगे। तो अगर सबसे पहले इसकी बात करी जाए, इसकी, तो यहां पर देखो, अगर एक पैरेलल पाइप्ड है, या इसको आप सिंपली क्यूबॉइड समझ सकते हैं, ये जो बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये समझ पे आ रहा है, ये यहां पर ऐसे बना हुआ है, और ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे करके बना हुआ है यहां पर एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए सिंपली हम लोग क्या देखेंगे, दो तरीके के फ्लक्स, वो भी टोटल फ्लक्स। एक फ्लक्स जो कि इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा होगा, और उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो हम लोग की फ्लक्स की बेसिक डिफिनीशन है, जहां पर कि फाई जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। और दूसरा फ्लक्स पता करेंगे, टोटल फ्लक्स, जो कि होगा क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो जब इसके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर फाई टोटल जो निकल कर आएगा, अब क्योंकि ये क्यूबॉइड के शेप में है और क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं, तो हमें 6 फेस के लिए कंट्रीब्यूशन देखना होगा। यानी कि ये जो यहां पर फाई टोटल होगा, ठीक है, इसका जो फाई टोटल होगा वो कैसा हो जाएगा, फाई टोटल वो हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। अब इस पे हम दो नाम बना सकते हैं ऐसे, फाई एल और फाई आर। फाई एल और आर का मतलब फाई लेफ्ट और राइट, और बाकी बची 3 4 5 6, छठी सरफेस। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, इस शीट के जो इस तरफ वाली गॉसियन सरफेस होगी, अब देखो ये शीट है, इस शीट के इस तरफ वाली जो गॉसियन सरफेस होगी, और इस शीट के इस तरफ वाली जो गॉसियन सरफेस होगी, इसके सिमेट्रिकल जो यहां पर होगी, ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल यहां पर जो होगी एक प्लेन जो इधर पर गॉसियन सरफेस का दिखाई देगा, सिर्फ वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, बाकी जगह से कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही नहीं रही। इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना तो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना तो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना तो नीचे की तरफ है, ना तो इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी नहीं है, पीछे तरफ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और नीचे तरफ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, इस फेस से और इस फेस से। यानी कि ये जो फेस 1 और 2 है, इसको अगर नाम बने रहने दिया जाए 1 और 2, तो ये इस तरीके से यहां पर है, सिर्फ इन दो की वजह से। तो यहां पर क्योंकि ई ही 0 हो गया, तो ये सब के सब कैसे हो जाएंगे 0। यहां पे फॉर्मूला में देखिए, फाई 3 के लिए अगर लिखेंगे तो ई तो 0 हो गया, तो पूरा का पूरा ई 0, फाई 3 0। फिर फाई 4 के लिए भी इसी तरीके से ई 0, तो ये 0, फिर ये भी 0 और ये भी 0। यानी कि जो टोटल फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है इस इनफाइनाइट साइज्ड प्लेन की वजह से, वो भी चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखो इनफाइनाइट है, इसी वजह से ऐसा हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसी वजह से ऐसी हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट नहीं होता तो हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसा किया हम लोग ने, और टोटल फ्लक्स का जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा वो हो जाएगा, देखो इस तरफ E इंटू ए। मान लीजिए कि इधर का जो एरिया है वो कितना है, A है, और इधर वाले का जो एरिया है वो भी कितना है, A है। तो इसका एरिया A और इसका एरिया A, टोटल एरिया कितना हो गया यहां पर हम लोग का 2A है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही है E। यानी कि अगर हम लोग अलग अलग भी देखें कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है फ्लक्स में, तो ये हो जाएगा EA, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि 1 यहां पर E है सिर्फ। और इधर इस तरफ भी फ्लक्स कितना होगा, EA, क्योंकि देखो इधर आउटवर्ड डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आउटवर्ड डायरेक्शन पे ही एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0। इसी तरीके से यहां पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है।
ठीक है, तो ये इधर ई ए हो गया, इधर ई ए हो गया, यानी कि ई ए प्लस ई ए, और ये बन गया फाई टोटल इक्वल टू 2EA। ठीक है, जो टोटल फ्लक्स बना वो हो गया 2EA। अब ये जो 2EA है इसको हम लोग बराबर कर देंगे इस गॉसेस लॉ की वजह से जो फ्लक्स होगा उसके बराबर। तो जैसे ही इसको इसके बराबर करेंगे तो मान लीजिए कि इस पे जो टोटल चार्ज है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है और सिग्मा का अगर ए से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो बन जाएगा चार्ज, यानी कि जो इस सरफेस में चार्ज होगा किसी भी जगह पर, मतलब इस जो हम लोग ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है, हम लोग यही वाला तो एरिया कंसीडर कर रहे हैं और इतना ही एरिया यहां पर भी होगा जो कि यहां पर ऐसे है। तो इस एरिया को मल्टीप्लाई करा देंगे सिग्मा के साथ तो बन जाएगा क्यू एनक्लोज्ड। क्या बन जाएगा? क्यू एनक्लोज्ड। और इस क्यू एनक्लोज्ड को यहां पर पुट कर देंगे गॉसेस लॉ में तो बन जाएगा फाई टोटल इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको और इस वाले को हम लोग रख लेंगे बराबर, तो ये बन जाएगा फाई टोटल इज इक्वल टू 2EA, और ये इधर किसकी वजह से था? फाई टोटल गॉसेस लॉ की वजह से सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनको जब हम लोग बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा ए बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट, ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल कर आ गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई हमारी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के सामने। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकल कर आ गई। अब देखो क्या यहां पर x का कोई फैक्टर है या x का कोई या r का कोई, मतलब डिस्टेंस का कोई यहां पर फैक्टर है? कुछ मौजूद है डिस्टेंस के बारे में? नहीं। यानी कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसकी बहुत एक बड़ा प्लेन है, ठीक है, उसके जस्ट सामने कहीं पर भी हम लोग ऐसे जाते जाएं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। और ये किस कब है? तब और सिर्फ इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, वो भी चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इतना लंबा जब कंडीशन लगेगा, यूनिफॉर्म भी हो, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो और इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, तभी जाकर ये रिजल्ट हम लोग के निकल कर आएंगे, वरना जो रिजल्ट है वो मॉडिफाई हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी को हम लोग वेक्टर नोटेशन पे देख सकते हैं कि क्या होगा। इसी चीज को हम लोग दूसरे जो चीजें हैं उस पे कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को, यहां से आगे बढ़ते हैं और इसको कैसे क्या लिखना है वो देख लेते हैं। समझ तो गए करना कैसे है? एक प्लेन शीट ली, प्लेन शीट के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, और कैसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली? एक क्यूबॉइडल। उसको ड्रॉ करने के बाद दो एरिया कंसीडर किए, इधर वाले और इधर वाले ए। इधर वालों को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है आगे चलकर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है तो कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम लोग ने टोटल फ्लक्स निकाला जो बेसिक फ्लक्स की डिफिनीशन है उससे। तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन 6 सरफेसेस का लेना है हम लोग को, जबकि सिर्फ कंट्रीब्यूशन पहली और दूसरी सरफेस से आएगा, बाकी सबसे 0 हो जाए, क्योंकि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अगर ये इनफाइनाइट प्लेन शीट नहीं होती तो इस डायरेक्शन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता। इनफाइनाइट प्लेन शीट होने की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स थे वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक, तो जब ये ऐसा हुआ तो सिर्फ हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक इधर और एक इधर। इस जगह पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 और इधर भी एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास आ गया EA प्लस EA यानी कि 2EA। ठीक है, ये फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू EA प्लस EA, यहां से ये बन गया 2EA। इसको हम लोग ने बराबर कर दिया, ये जो फाई टोटल था सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो जैसे इसको इसके बराबर किया तो ये हो गया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट।
E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का निकल कर आ गया एक इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसपे की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दी है या यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो दी है वो है सिग्मा। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तब जाकर ये हम लोग का पॉसिबल है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल कर आती है, वरना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो अभी जो आपके क्लास 12 का जो पूरा है उस पर यही चलेगा, बट जैसे जैसे आप हायर क्लासेस पे जाएंगे या जेई की प्रिपरेशन करेंगे या नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा चीजें जो होती हैं वो लेवल अप होती हैं। तो आपको जब पता ही होगा कि जो चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं, तो नई चीजों के आने पर आपको ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि क्या जो मैं पढ़ कर आया था वो गलत था या जो मैं अभी पढ़ रहा हूं वो कैसा कुछ डिफरेंट है क्या। नहीं, ऐसा नहीं फील आएगा। आपको पता होगा कि चीजें अभी चेंज हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? उसका रीजन ये है कि हम लोग ने यहाँ पर एक तरीके का अप्रोक्सीमेशन लिया कि इनफाइनाइट प्लेन शीट को ही कंसीडर किया है, ये किसी भी प्लेन शीट की बात नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन को पढ़िए या जो भी आपकी बुक है एनसीईआरटी जैसे बुक है आपकी, उसको पढ़िए जब, तो उस पर हर एक वर्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करिए। टाइम लगेगा बट आपको समझ पे आने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो अब इस पे क्या है कि वही चीज 2EA दोनों की तरफ का एरिया 2EA होगा और जो चार्ज इनक्लोज होगा वो क्यूब सिग्मा ए होगा, ये क्यू इनक्लोज्ड है। ठीक, तो ये निकल कर आ जाएगा हम लोग का फ्लक्स किसकी वजह से, जो फ्लक्स की बेसिक डिफिनीशन है उसकी वजह से, और यहां से हम लोग निकाल लेंगे गॉसेस लॉ का यूज करके। फिर इन दोनों को ऐसे इक्वेट कर दिया जाता है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को अगर वेक्टर क्वांटिटी पे रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर एक्सप्रेशन पे रिप्रेजेंट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये हो जाएगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और एन कैप है यूनिट वेक्टर आउटवर्ड दोनों तरफ, दोनों सरफेसेस की तरफ। ठीक है, आप इधर बात करिए चाहे इधर। और इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पे किसी भी तरीके का डिस्टेंस वाला वेरिएशन नहीं है कि डिस्टेंस के साथ ही वेरी कर रही है। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। वो कैसी है? कांस्टेंट है। और कितने पे कांस्टेंट है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे जाएं या फिर एक्स से निगेटिव डायरेक्शन पे जाएं, मतलब ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन पे जाएं। क्लियर? ये माइनस एक्स की तरफ जाएं चाहे आप, चाहे प्लस एक्स की तरफ जाएं, जीरो से, आपको हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बट वही चीज है, ये हमेशा तब के लिए है जब इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, और वो भी कैसी, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली की वजह से आ रहा है सिग्मा। ठीक है, तब जाके ये एप्लीकेबल है, और आपके सिलेबस में यही है। तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना, बट पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर? तो इस तरीके से जो भी चीजें हम लोग का निकल कर आ जाएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है ना कि फॉर अ फाइनाइट बट लार्जर प्लेनर शीट अगर है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगी मिडिल रीजन के लिए। यानी कि मान लीजिए कि फाइनाइट तो है बट लार्ज प्लेनर है, प्लेनर शीट है, मतलब कि मान लीजिए कि ये एक फाइनाइट साइज की है बट ये स्मॉल है। फाइनाइट साइज की हो और काफी बड़ी हो, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी सी पेपर की शीट हो बड़ी सी, या एक बड़ी सी जैसे कि प्लास्टिक की शीट हो काफी बड़ी, 4x4 मीटर्स की या 10x10 मीटर्स की, इस तरीके से बड़ी सी सीट हो, फाइनाइट हो बट बड़ी सी सीट हो, तो उसके जो सेंटर वाले रीजन होंगे, उस वाले रीजन के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सेंटर वाले जो रीजन होंगे उसके आसपास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, वो भी अप्रोक्सीमेटली। अवे फ्रॉम द एजेस, एजेस के पास मत जाओ, बीच में अगर रहो तो उस केस में फाइनाइट जब लार्ज प्लेनर सीट होती है तब भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि वहां पर एक्चुअली वो इनफाइनाइट प्लेन सीट वाला ही कॉन्सेप्ट लग जाता है। क्योंकि जब तुम यहां पर हो, इस जगह पर हो, और बाकी जो इसके कॉर्नर है वो बहुत दूर है, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में
जो कॉर्नर्स है वो बहुत दूर ऐसा लगेगा जैसे इनफाइनाइट है। एक्चुअली इनफाइनाइट में ऐसा कुछ होता नहीं है। हम इनफाइनाइट में फिजिक्स में बहुत ढेर सारी चीजों को बोल देते हैं जिसको कि अगर मेजर करने जाए तो हम मेजर कर सकते हैं, बट किसी के रिस्पेक्ट में वो इनफाइनाइट में होती है, यानी कि दूर होती हैं। जैसे कि मेरे लिए अभी इनफाइनाइट हो जाएगा मेन डोर, क्योंकि वो अभी मेरे लिए बहुत दूर है वो, ठीक है। जो मेन डोर है वो मेरे लिए बहुत दूर हो जाएगा, तो उसको मैं बोल सकता हूं कि वो वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है नहीं। मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? मैं कंपेयर कर रहा हूं अपने रूम के डोर से। रूम का डोर तो मुझे दिख रहा है 2 मीटर बाद है या 3 मीटर बाद है, जबकि जो मेन डोर है वो हो सकता है 100 मीटर 150 मीटर दूर। तो इनमें डिफरेंस है, देख लो ऑर्डर का डिफरेंस है। इसी वजह से यहां पर क्या हम लोग देखते हैं, जब ऑर्डर ही चेंज हो जाए एकदम तो उसको इनफाइनाइट वाले उस पर देख लेते हैं। इसी वजह से यहां पर फाइनाइट कभी कभी दिया रहता है कि फाइनाइट बट लार्जर प्लानर सीट है। उस केस में जो बीच वाले रीजन्स होंगे, बीच वाले रीजन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही होगी, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन जब हम लोग ले रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके का ही बन जा रहा है। क्लियर? और ये भी कि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस x फ्रॉम द प्लेन। इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए, इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए ऊपर बात हो रही है, ये नीचे फाइनाइट है, नीचे फाइनाइट सीट की बात हो रही है। और वो भी कैसे? उसके सेंटर रीजन पर फाइनाइट है बट सेंटर रीजन पर, जिसकी वजह से वो एक इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। वहां पर एजेस पे नहीं जाना, एजेस पे फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस पर वर्टिकल कंपोनेंट्स भी अपना रोल प्ले करने लगेंगे तब, तो वो हमें अभी नहीं देखना है उसको। क्लियर? फिर यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम लोग बात करें इसके डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जो सिग्मा है वो पॉजिटिव हुआ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। और अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें फाइंड करनी है और इस पे जो सिग्मा है वो निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ इनवर्ड होगी। ठीक है, यानी कि ये सिग्मा पर डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पॉजिटिव तो रेडियली नहीं कहेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में कहेंगे, प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई तो इनवर्ड डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? यहां तक चीजें समझ पे आ गई? ओके। तो वो जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि हम चाहे इसकी हेल्प से डेरिवेशन करें या एक पिल बॉक्स को मानकर करें, जैसे कि हमने यहाँ पे पैरेलल पाइप मान लिया था या एक क्यूबॉइड मान लिया था, एक गॉसियन सरफेस को क्यूबॉइडल शेप का मान लिया था, तब जाके किया था। तो एक्चुअली इससे करना थोड़ा आसान होता है बाकी, और समझना भी थोड़ा आसान होता है बाकी। अगर हम लोग यहाँ पर पिल बॉक्स को भी कंसीडर करें, पिल बॉक्स यानी कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा कंसीडर किया कि एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है और इस इनफाइनाइट प्लेन सीट पर एक ऐसा सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, पिल बॉक्स बना हुआ है इस तरीके से। तो ये अब जो पिल बॉक्स बना हुआ है जो कि इस इनफाइनाइट सीट जो है, इनफाइनाइट प्लेन सीट, उसको यहां से ऐसे कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, उसको क्या कर रहा है? कट करते हुए जा रहा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगी और इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। यानी कि अब यहां पर जो गॉसियन सरफेस है वो कर्व्ड है, तो जो फाई टोटल होगा इसका, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फाई टोटल होगा वो हो जाएगा फाई कर्व्ड प्लस फाई 1 प्लस फाई 2। मतलब इसको 1 अगर मान लें और इसको 2 मान लें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस इनफाइनाइट प्लेन सीट की होने की वजह से सिर्फ इधर होगी और इस तरफ होगी और कहीं नहीं होगी। और एरिया वेक्टर इसका इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ही नहीं, कर्व्ड सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से। और इधर वाला जो आ जाएगा वो हो जाएगा EA और ये भी हो जाएगा EA। तो देखो यहां से भी हम लोग को 2EA मिल जा रहा है फाई टोटल, और इसको जब बराबर कर देंगे गॉसेस लॉ वाले से फाई टोटल को, तो यहां पर इनक्लोज्ड चार्ज यहां पर कितना होगा? ये अगर एरिया A है, इसके अंदर सिग्मा इंटू A कर देंगे,
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की क्रॉस सेक्शन को जो एरिया है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिग्मा ए हम लोग का चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। इसको बराबर कर देंगे तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट होगा और ई इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ पे आ गई। तो यही सारी चीजें हैं जो कि हमें समझना है कि जो डेरिवेशन है उसको करना कैसे है, और वो तब समझ पे आएगा जब हम कोई स्टेटमेंट पढ़ें या कोई क्वेश्चन पढ़ें या जो भी बुक में गिवन है उसको पढ़ें और उसका इंडिविजुअल जो टर्मिनोलॉजी उस पर यूज हुई है उसका एक एक मीनिंग समझ पे आ रहा हो, क्योंकि वहीं से हमें पता चल रहा है। मुझसे अभी किसी और ने आके नहीं कहा कि इस तरीके से इसको डेरिवेशन कर लेना है, जो वहां पर गिवन था। जैसे लिखा ना, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात हो रही है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके फिर बात आ रही है कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, तो गॉसियन सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो आप उनको याद करिए। तो जो भी आप आज करने वाले हैं उस पे आज के पहले तक जो भी आपने पढ़ा है वो सब यूज होगा। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज आपको फिर से आगे अपना रास्ता बनाना है, तो इतने पूरे में जो भी आपने सीखा है उसका यूज होगा आगे एक रास्ता बनाने के लिए, या आगे मतलब सीखने के लिए। ठीक है, तो आप आज अगर डेरिवेशन कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले जो भी पढ़ा है उसको यूज करने की कोशिश करिए, रिलेट करने की कोशिश करिए, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जो इसके अगला हम लोग का लेक्चर होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की वजह से, और पूरे चैप्टर को समराइज करके ये जो पहला चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स उसको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ पे आया होगा। थैंक यू।